तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारा चैनल स्टडी वाईफाई पर स्वागत है। तो आप लोग के बीच में मैं सुधीर कुमार आज लेकर आया हूं क्लास 3 अम्ल, एसिड, क्षार, बेस और लवण साल्ट। ये आप लोग का दूसरा चैप्टर होगा जिसमें मैं 2 क्लास दे चुका हूं। आप लोग अच्छे से पढ़ के नोट बना चुके होंगे। आज क्लास तीसरा है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें और नोट बनाएं, साथ साथ ही इसको अपने माइंड में भी सेट करते जाएं। तो आज देखिए अम्ल एवं क्षारक में अंतर। अम्ल एवं क्षारक में अंतर आप जान ही रहे होंगे। अम्ल और क्षारक क्या है आप लोग को बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे कि अम्ल एवं क्षारक में बेसिक क्या अंतर है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आप लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन का नंबर मायने नहीं रखता है। अगर जान रहे हैं तो आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो कुछ भी 1-2 नंबर में पूछेगा तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको पहले जानें और इसका अंतर को अच्छी तरह से लिखने का कोशिश करें। केमिस्ट्री में ये सब क्वेश्चन से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है और इससे सब्जेक्टिव तो आप देख ही रहे हैं। तो अच्छे से आप लोग मेहनत करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ अच्छा समझ आता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए अम्ल एवं क्षारक में अंतर। अम्ल एवं क्षारक में अंतर बता रहे हैं। यह जल से अम्ल जो है जल से मिलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। अम्ल क्या बनाता है? यह जल से मिलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, ठीक। और क्षारक यह जल से मिलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है? यह जल से मिलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है। नंबर 1 में आप देख चुके हैं कि देखिए यह जल से मिलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। नंबर 1 में क्षारक का देखें, यह जल से मिलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है, ठीक। तो फर्स्ट में देखिए हाइड्रोजन आयन ऐसे H+ होता है और हाइड्रो ऑक्साइड H+ आयन होता, OH+ आयन होता है। तो आप समझ गए, ये सब बातों को समझे और अच्छे से अपने कॉपी में नोट बनाए। यहाँ से अगर यहाँ से आप नोट नहीं बना पाते हैं तो हमारे टेलीग्राम में चैनल बना हुआ है स्टडी वाईफाई के नाम से, जहाँ से आप PDF वीडियो के नीचे क्लास के नीचे दिया रहता है, तो वहाँ से भी आप नोट बना सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो हमारे फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पे संपर्क करके अपना नाम एवं क्लास का नाम बोल दे, वहाँ पर आपको PDF भेज दिया जाएगा पर्सनली भी। तो आप देखें, फर्स्ट आप समझ ही गए होंगे। सेकेंड में देखिए, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। फिर देखिए क्षारक, यह नीले लिटमस पत्र को नीला करता है। क्या करता है? यह नीले लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो आप समझे, 2 बेसिक अंतर समझ गए होंगे। हम जल्दी में नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग साथ में लिख रहे होंगे, या तो अच्छे से सब धीरे बताने से ये सब क्वेश्चन का अंतर समझ आता है। नहीं तो मैं तो एक बार में ही पढ़ के ख़त्म कर दूंगा, उससे आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप लोग धीरे इस बातों को सुने और अपने माइंड में सेट करें। क्योंकि जानते हैं क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में, JEE मेंस ये सब में पूछा जाता है, कितना बार पूछा जाता है, लेकिन हम लोग बेसिक कन्फ्यूजन के कारण हम लोग को क्वेश्चन बनता नहीं है। बायो में भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। देखिए यह अम्ल जो है, यह मतलब अम्ल हुआ, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नंबर 3, इसका pH मान 7 से कम होता है। इसका क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक। नंबर 4, यह मेथिल ऑरेंज को लाल करता है। क्या करता है? मेथिल ऑरेंज को, अम्ल जो है मेथिल ऑरेंज को लाल करता है। तो देखिए यहाँ लिखा, यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। नंबर 4 में इसका देखिए क्षारक
यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। कैसा करता है? पीला करता है। यह मेथिल ऑरेंज को पीला करता है। नंबर 5 में देखिए, इसका स्वाद खट्टा होता है। पर देखिए नंबर 5 में क्षारक, इसका स्वाद खारा या कड़वा होता है। ठीक, तो आप लोग इस सारी बातों को समझ ही गए होंगे। मैं जिस तरह से अगले 2 क्लास में बताया हूँ, अगर आप चाहते तो आप खुद ही इसको अलग करके और अपना नोट बना सकते थे, लेकिन मैं अच्छे से बता करके और आप लोग को रिवीजन भी करवा देता हूँ। एक बार फिर से आप लोग अच्छे से सुने बातों को। अम्ल एवं क्षार में अंतर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। देखिए, अम्ल, यह जल से मिलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। नंबर 1 इसका अम्ल का अंतर हुआ। इसका देखिए, यह जल से मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। नंबर 2, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होती है। फिर देखिए, यह मिथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मिथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। फिर देखिए, इसका 5वां अंतर, इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद खारा होता है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और नोट बना लिए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं अगले टॉपिक पर जा रहा हूं। तो अब आप लोग देखें, क्षारक एवं क्षार में अंतर। तो क्षारक एवं क्षार, देखिए, सभी क्षारक जल से विलय नहीं होता। क्या होता है? सभी क्षारक जो है ना, जल से विलय नहीं होता है, लेकिन सभी क्षार जल से विलय होता है। क्या होता है? सभी क्षार जल से विलय होता है। फिर देखिए नंबर 2, सभी क्षारक क्षार नहीं होता, लेकिन सभी क्षार क्षारक होता है। देखिए, ये बेसिक बात है। आप लोग ये भी अंतर ध्यान में रखेंगे, जो कि आप लोग समझ चुके हैं। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्षारक एवं क्षार में अंतर। क्षारक एवं क्षार में अंतर, देखिए, क्षारक क्षार, सभी क्षारक जल से विलय नहीं होता है। क्या होता है? सभी क्षारक जल से विलय नहीं होता है, जबकि क्षार, सभी क्षार जल से विलय होता है। नंबर 2 देखिए, सभी क्षारक क्षार नहीं होता है। क्या होता है? सभी क्षारक क्षार नहीं होता है, जबकि सभी क्षार क्षारक होता है। तो आप इसे भी देखें और समझें। तो साथियों, अब मैं बता रहा हूँ। देखिए, साधारण नमक बनने की विधि। साधारण नमक बनने की विधि, देखिए, सरल बात है। साधारण नमक जो बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम क्लोराइड के विलयन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl अम्ल, सोडियम क्लोराइड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलकर अभिक्रिया करके साधारण नमक बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया करके साधारण नमक बनाता है। क्या बनाता है? साधारण नमक बनाता है, जो कि आप देख रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके साधारण नमक बनाता है। तो देखिए, HCl प्लस NaOH अभिक्रिया किया, NaCl साधारण नमक है। क्या है? ये साधारण नमक है। साधारण नमक किससे अभिक्रिया किया? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया करके साधारण नमक बनाता है। देखिए, HCl प्लस NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके साधारण नमक एवं जल बनाया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए साधारण नमक बनाने का विधि बताइए, तो आप बता सकते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है, तो
तो आप एग्जाम्पल भी देंगे HCl प्लस NaOH, फिर अभिक्रिया होने के फलस्वरूप प्रोडक्ट के रूप में NaCl प्लस H2O प्राप्त होगा। H2O क्या है? जल का सूत्र है, और NaCl क्या है? साधारण नमक है, जल है, जिसे पानी भी कहते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए हमारे साधारण नमक कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारे भारत देश में लगभग 95% साधारण नमक NaCl समुद्र जल एवं चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? समुद्र जल एवं चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो आपसे इस ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है, बताइए हमारे भारत देश में लगभग कितना परसेंट नमक जो है पानी, समुद्र जल एवं चट्टान से प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग के ऑप्शन में दिया रहेगा कि लगभग 95%, 70%, 50%। जो ऑप्शन आपको लगेगा जहाँ पर 95%, 90 हो सकता है, 96 हो सकता है, तो ये सब देख करके आप मार सकते हैं। तो ये सब पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज तो अब तो 50% से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ही कर दिए हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर से उम्मीदतः ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। तो देखिए अब हम लोग सुन रहे हैं काला नमक, जिसे सिंधार नमक एवं काला नमक के नाम से जानता है, रॉक साल्ट। क्या नाम है? रॉक साल्ट। काला नमक का नाम है रॉक साल्ट, सिंधार नमक एवं काला नमक के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि बताइए सिंधार नमक क्या है, या पूछा जाता है काला नमक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि काला सिंधा नमक जमीन के खोद कर खदानों से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्ध के रूप में चिकनी मिट्टी मिले होते हैं, जिसके कारण हम उसका रंग भूरा देख पाते हैं। क्या होता है? सिंधा और काला नमक चट्टानों की खोद करके प्राप्त किया जाता है, जिसमें काला भूरा रंग का उसमें मिट्टी, चिकनी मिट्टी मिला रहता है जो भूरा रंग का होता है, इसलिए हमको ये नमक जो है भूरा रंग से ही प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे मतलब काला नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जिसे सिंधा नमक कहा जाता है, और बहुत पावरफुल नमक भी होता है, खाने में थोड़ा स्वादिष्ट होता है, साधारण नमक से थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग कभी ट्राई किए होंगे। देखिए मैं इसको फिर से कोशिश कर रहा हूँ, फिर से दोबारा बता रहा हूँ दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन साधारण नमक का प्रयोग होता है और हमेशा होता ही रहेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा ठीक से देखें और इसका सूत्र भी याद रखें और बनाने का विधि भी याद रखें। साधारण नमक बनाने की विधि, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन पूछा जाएगा साधारण नमक बनाने की विधि आप बताएं। आप कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करके, क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम क्लोराइड के विलयन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका विलयन से अभिक्रिया करके तब बनता क्या? साधारण नमक एवं जल बनता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए कि क्या बता रहा है, उसके बाद इसका आंसर पढ़िए, और सारी बात इसमें लिखा हुआ है जो कि आपको इस रूप में लिख कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। HCl प्लस NaOH 3 अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O बनाता है। आजकल तो हमारे गांव में और हमारे गांव के आसपास की बहुत ऐसा जगह है कि स्टूडेंट को पता भी नहीं रहता है कि HCl क्या है, NaCl क्या है। तो आप लोग बेसिक क्लास से शुरू से देखें और अच्छा से नोट बनाएं, और मैं बेसिक क्लास में बता चुका हूं कैसे ये जुटता है, कैसे अभिक्रिया करता है, किसको प्रतिफल कहते हैं, किसको अभिकारक करते हैं, सारी बात को मैं बता चुका हूं। तो आप लोग अच्छी तरह से शुरू से क्लास को देखें और नोट बनाए, और दोबारा अगर कहीं आप नहीं लिख पाते हैं तो आप क्लास को रोक करके लिख सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं लिख पाते हैं तो आप अपना मेरा ये व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हैं मैसेज में, हम PDF भेज देंगे, क्लास का नाम बता के भेज दें। और टेलीग्राम से भी अपना स्टडी वाईफाई के टेलीग्राम चैनल से भी अपना क्लास के नीचे ही PDF डाला जाता था, आप वहाँ से देख सकते हैं और नोट बना सकते हैं अच्छी आसानी से। और यहाँ से तो आप देखिए रहे हैं।
देखिए हमारे देश में लगभग 95% नमक समुद्री जल एवं चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ये बात आप समझ गए। सिंधा नमक एवं काला नमक, रॉक साल्ट के बारे में देखिए। सिंधा नमक, काला नमक और रॉक साल्ट क्या है इसका देखिए। काला सिंधा नमक को जमीन खोद कर खदानों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जमीन खोद करके खदानों से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्ध के रूप में चिकनी मिट्टी मिली होती है। क्या होती है? आपसे पूछा जाएगा बताइए सिंधा नमक में अशुद्ध के रूप में क्या मिला रहता है, तो आप बता सकते हैं अशुद्ध के रूप में चिकनी मिट्टी मिले रहते हैं, जिसके कारण हमारे नमक का रंग कैसा होता है? भूरा दिखता है। तो सिंपल सी बात है। आप कभी खाते समय भी हंसी मजाक में हो जाता है कि पूछ लिया जाएगा बताइए क्या कहते हैं भूरा, काला नमक भूरा क्यों दिखता है? नाम तो इसका काला है लेकिन भूरा क्यों दिखता है? तो आप बता सकते हैं कि हमारे देश में काले नमक का जमीन को खोद करके प्राप्त किया जाता है, जिसमें चिकनी मिट्टी रहता है, जिसके कारण हमारे काले नमक भूरा दिखाई पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी से इस बातों को समझ गए होंगे, जो कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन यूज होता है, और आप इस बात को समझ जाएं। फिर देखिए हम पहले साधारण नमक था, अब देखिए अब आयोडीन युक्त नमक यूज करते हैं लोग। पहले ज़माने में लोग आयोडीन युक्त नमक नहीं यूज करते थे। बहुत सारे लोगों को घेघा रोग हो जाता था और उसको बोलने में, बैठने में, सोने में बहुत सारे दिक्कत होते थे। तो इसके कारण अब जो हमारे देश में और हर एक जगह भी आयोडीन युक्त नमक का यूज होने लगा है। तो देखिए आयोडीन युक्त नमक क्या है, उसका कैसे आयोडीन युक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न को देखिए, आयोडीन युक्त नमक। घेघा रोग हमारे आहार मतलब आहार जो भोजन, आहार एवं भोजन में आयोडीन युक्त के कमी आयोडीन युक्त के कमी कारण अतः साधारण नमक में KiO3 या Ki थोड़ी मात्रा में मिला करके आयोडीन युक्त किया जाता है। पहले क्या होता था, हम लोग साधारण नमक लाते थे और उसी का यूज करते थे, अच्छा से रखते भी नहीं थे। और अब देखिए अब डब्बा में पैक आता है या प्लास्टिक में पैक आता है, तो अब आदमी अच्छा सा और आयोडीन युक्त होता है, जल्दी खराब भी नहीं होता है। देखिए आयोडीन युक्त नमक का यूज करने से हम लोग को घेघा रोग नहीं होता है, आवाज़ थोड़ा फ्रेश होती है और गलगला करने पर और भी आवाज़ फ्रेश रहता है। तो आयोडीन युक्त का ही प्रयोग करें। देखिए भोजन आलू थोड़ा सा कम खा लीजिएगा ना तो ठीक रहेगा, सब्जी थोड़ा कम खा लीजिए, लेकिन नमक आयोडीन युक्त खाना चाहिए, ठीक है, जिससे बहुत ही फायदा होता है। तो घेघा रोग हमारे आहार भोजन में आयोडीन युक्त की कमी के कारण होता है। आप बताइए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए हमारे शरीर में घेघा रोग किसके कमी के कारण होते हैं? तो आयोडीन युक्त नमक के भोजन में कम यूज करने से हमारे शरीर में घेघा रोग का उत्पन्न होते हैं, जिससे साधारण नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए किससे थोड़ी सी मात्रा मिलाया जाता है, KiO3 या Ki थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, जिससे हमारे साधारण नमक आयोडीन युक्त हो जाता है और हमें खाने से कोई हानि नहीं होती है और सेहत मेरा ठीक बना रहता है। ये बात को आप लोग समझ गए। लेकिन देखिए सभी के जीवन में प्रत्येक दिन ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे साधारण नमक को किस तत्व या किस यौगिक को मिलाने के बाद हमारे साधारण नमक आयोडीन युक्त होता है। तो हमारे आयोडीन युक्त नमक में क्या मिलाया रहता है? KiO3 या तो Ki थोड़ी मात्रा में मिलाया रहता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है, ये सब पूछा भी जाता है और आपका समझ में ही आना चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि पढ़े लिखे आदमी सारे बात जानते हैं। अगर बताइए हम पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या जानेंगे? तो पढ़ना तो जरूरी है। और देखिए अब हम आप लोगों को pH मान के बारे में सारी बात को बता चुका हूँ, इसका क्या महत्व है, इसका क्या अंतर है, सब बता दिए हैं। अब देखिए अब मैं बता रहा हूँ हमारे दैनिक जीवन में pH मान का क्या महत्व है। देखिए हमारे दैनिक जीवन में pH मान का क्या महत्व है, तो हम बता रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में pH अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या रखता है? अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पर प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए हमारे दैनिक जीवन में pH मान का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें देखिए अगर हमारे पेट का pH मान
0 से 1.4 के बीच में या ऊपर नीचे हो जाता है तो परेशानी बढ़ जाती है। फिर देखिए मुंह का दांत जो होता है, दांत का पीएच मान 5.5 से कम या होने लगता है या ज़्यादा होने लगता है तो हमारे दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। फिर देखिए बहुत सारे ऐसे बात है जिसमें पीएच मान बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। हमारे खेतों में अगर पीएच मान ज़्यादा अम्लीयता हो जाता है तो खेत मेरा प्रयोग में नहीं आता है। वहाँ पे कोई भी पौधा लगाते हैं, गाछ लगाते हैं तो वो ठहर जाती है और बाद में सूख जाता है, तो इससे मेरा नुकसान होता है। जिसके लिए हम भास्म का यूज करते हैं, खाद वगैरह देते हैं जिसमें वो खाद भास्म होता है जो उर्वरा शक्ति खेत का बढ़ाता है, उसका अम्लीयता को दूर करता है। इसलिए हम लोग पीएच मान को अच्छी तरह समझे कि हमारे दैनिक जीवन में और हमारे सांसारिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण रखता है। कोई पौधा में अगर आप अच्छे तरह से खाद वगैरह समय पर देंगे तो उसका अम्लीयता दूर हो जाएगा, जिसके कारण वो अच्छे से बढ़ेगा। ठीक, तो आप इस बात को समझे। इसलिए पीएच मान को समझना बहुत ही जरूरी है और पीएच हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। देखिए पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसका। पाचन तंत्र में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं। पाचन तंत्र हमारे आहार श्रृंखला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं जो प्रत्येक दिन 2 से 3 लीटर बनते हैं और भोजन को पचाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका पीएच मान 1.0 से 1.4 के बीच रहता है। इससे पेट में कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक, अगर हमारे पेट का पीएच मान इससे और अम्लीयता हो जाएगा तो हमारे पेट में गड़गड़ाहट खड़खड़ाहट होने लगता है, जिसके कारण हमको भास्म का गोली आता है एंड ये वाला गोली खाना पड़ता है, एंटीट्स गोली खाना पड़ता है, तो हमारे पेट का फिर पीएच मान समान हो जाता है। तो आप देख चुके हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो हमारे दैनिक जीवन में देखिए पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसका पीएच मान 1.0 से 1.4 के बीच रहता है। इससे पेट में कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इससे कम बेसी होने के बाद फिर दवाई खाना पड़ता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे इस सारी बात को और आप अच्छी तरह से इसका नोट बनाएं और समझे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ ये मेरा स्टडी वाईफाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को कि अच्छे से समझे। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, जिसमें बोले गए हैं बोर्ड की तरफ से कि मैं सिलेबस को कम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है फरवरी में होगा, 27 फरवरी से पहले एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग ऐसा न समझे कि सिलेबस कम कर दिया है। इसका इलेक्शन दिसंबर से पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर टॉप क्वेश्चन कर देंगे। क्योंकि अभी हमारे जितने साथी लोग थे एग्ज़ाम देने, टीचर वाले गए थे, उन लोग से प्रॉमिस किया गया था कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, उसके बाद फिर 8, 9, 10 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन के दौरान में पूछा गया और पीएचडी का लेवल का प्रूव्ड करने वाले सारी क्वेश्चन पूछा गया। वो लोग भगचक में रह गया और क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना पाया। बताइए वो लोग को क्या नुकसान हुआ। अब उस पर क्या कोई रुतबा नहीं है। इसलिए आप लोग सारे सब्जेक्ट को, सारे टॉपिक को पढ़ें और अपने अपने पास सभी सब्जेक्ट का बुक रखें। ये तो हम आप लोगों को एक गाइड के रूप में दे रहे हैं कि जो आप लोग नोट देख सकें, बना सकें, पढ़ सकें लॉकडाउन के दौरान। और आप जो हैं बुक को पढ़ें। बुक कोई भी प्रकाशन के लिए, एनसीईआरटी के लिए तो और भी बेहतर है। देखिए एक बात भी और प्रॉमिस कर दिया है, कम से कम एनसीईआरटी कम से कम पूरा पढ़ लीजिए, जिससे क्या कहते हैं आपका मनोबल बढ़ा रहेगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क ला सकते हैं। क्योंकि 10th में अच्छा मार्क आने से आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और अच्छा संस्था में जाकर आप पढ़ सकते हैं। और ये सब बातें अगर नॉलेज में नहीं रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए समझे। और अभी देखिए
यहाँ पर 10th में बहुत ही कम 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंस को पढ़े, सारे सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सभी दोस्तों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।